हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं पंजाब कॉमर्स लेक्चरर के प्रीवियस ईयर सवालों को। स्टेटिस्टिक्स और रिसर्च का टॉपिक आज हमारा रहने वाला है। तो आइए फटाफट से आज के सेशन को शुरू करते हैं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे सेशन लाने में काफी मेहनत लगती है और अगर आपका प्यार साथ में बना रहे तो ये मेहनत हमें सफल लगती है। हमें लगता है कि आपका सपोर्ट है तो बहुत अच्छी बात है। आइए फटाफट से आज के सेशन को शुरू करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपकमिंग यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशंस के लिए एवरस्टडी क्लासेस के पास मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल है। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको एवरस्टडी क्लासेस की ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें रीच आउट भी कर सकते हैं। नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। सवाल है यहाँ पर, डाटा कलेक्टेड इन अ पॉपुलेशन सेंसस बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इज क्लासिफाइड एज प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, बोथ या फिर नीदर। तो अगर आपका जो डाटा है वो स्क्रैच से कलेक्ट किया जा रहा है तो जनाब ये आपका प्राइमरी डाटा है। जो फ्रेश डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है जो डायरेक्टली आप इंडिविजुअल से ऑब्टेन कर रहे हैं, तो ये प्राइमरी डाटा है। अगर इस डाटा का इस्तेमाल कोई और करता है कोई फर्दर एनालिसिस के लिए, तो फिर जनाब हम यहाँ पे उसको सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। बट जो आप पहली बार डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज अ प्राइमरी डाटा। Dash are those methods of sampling in which each and every item in the universe has a known chance of being chosen in the sample. Options are non-probability sampling, judgment sampling और convenience sampling. So ऐसा सैम्पलिंग का मेथड जिसमें हर एक आइटम का बराबर चांस है कि किसी को भी चूज किया जा सकता है, तो माय डियर फ्रेंड्स ऐसे सैम्पलिंग को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यहाँ पे बोला जाता है, क्योंकि हर एक की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे एक जैसी है, बराबर है। बट अगर आप ऐसे सैम्पलिंग नहीं कर रहे हैं, आपका कुछ बायस है यहाँ पर या फिर कुछ आइटम्स को आप ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, फिर उसे यहाँ पे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का ही बनेगा। Dash occurs because the particular sample selected is an imperfect representation of the population of the interest. तो आपका ये पूरा पॉपुलेशन था। अब इस पूरे पॉपुलेशन में से आपने कुछ कुछ आइटम्स जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। अब जो आइटम्स आपने सिलेक्ट किए वो ऐसे सिलेक्ट कर लिए कि आपके पॉपुलेशन को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने रैंडम सिलेक्शन किया, रैंडमली अपना सैंपल पिक किया और वो सैंपल आपके पूरे पॉपुलेशन को सही से डिपिक्ट नहीं कर रहा है, तो एक एरर अराइज हो चुका है। और उसे कौन सा एरर बोला जाएगा ये आपसे पूछ रहे हैं। रैंडम सैंपलिंग एरर, नॉन सैंपलिंग एरर, रिस्पांस एरर या फिर नॉन रिस्पांस एरर। देखो रिस्पांस की तो यहाँ पे कोई बात है नहीं, ये आपका एक सिंपल रैंडम सैंपलिंग एरर है, क्योंकि आपने जो सैंपल चूज किया वो पॉपुलेशन को यहाँ पे सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। Dash is that value in a series that occurs with the greatest frequency. तो ऐसी वैल्यू जो आपके सीरीज में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ आ रही है, सबसे ज्यादा बार आ रही है। जैसे आपके पास कोई छोटा सा सीरीज है 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, तो कौन सा वैल्यू आपका सबसे ज्यादा बार आ रहा है? 4 सबसे ज्यादा बार आ रहा है। और इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे आपका मोड। तो मोड वो वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी का बन जाएगा। The values which divide an ordered data into 10 equal parts are called क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल या फिर नन ऑफ दीज। देखो जो आपके क्वार्टाइल्स होते हैं वो आपके डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो डिसाइल होते हैं वो आपके डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और जो परसेंटाइल होते हैं वो आपके डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, डिसाइल्स। डिसाइल्स आपके डाटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टोटल 9 डिसाइल्स आपके पास रहते हैं D1 से लेके D9 तक। और जो आपका D5 रहता है वो मिडल वाला रहता है, और ये आपका बेसिकली मीडियन के बराबर होता है। ये मिडल वैल्यू आपका बन जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी का ही रहेगा। Dash is used where we want to compare the variability of two or more than two series. Range, quartile deviation, standard deviation, coefficient of variation. अब देखो जी, आपके पास ना डिस्पर्शन के कुछ मेजर्स होते हैं विच आर एब्सोल्यूट मेजर्स, और कुछ मेजर्स होते हैं विच आर रिलेटिव मेजर्स। अगर आपको सिंपल वेरिएशन निकालना है तो आप एब्सोल्यूट मेजर्स के साथ जा सकते हो। इसमें आपका रेंज है,
क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये सब आ जाते हैं। बट कंपेरेबिलिटी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप रिलेटिव मेजर्स का इस्तेमाल करते हैं। इन सभी मेजर्स के आगे आप कॉफिशिएंट लगा दो, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो ये सभी आपके रिलेटिव मेजर्स यहाँ पे बन जाते हैं। तो हमें कंपेरेबिलिटी के बारे में पूछ रहे हैं, तो कंपेरेबिलिटी के लिए आपको एक रिलेटिव मेजर चूज करना होगा, और इनमें से वो ऑप्शन नंबर डी coefficient of variation में हमें देखने को मिल रहा है. So that is going to be the right answer. In a positively skewed distribution, the value of the mean, options आपको दे रखे हैं, maximum, minimum, between mode and median cannot be determined. तो अगर आपका पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपका जो टेल है प्यारे दोस्तों, वो टेल आपका कहीं ना कहीं कहां पे आ रहा होगा, राइट साइड पे आपको टेल देखने को मिल रहा होगा। देखो यहाँ पे अगर आपका राइट साइड पे टेल हमें देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसा डाटा सेट आपके पास है, तो इस केस में प्यारे दोस्तों आपका जो जो मीन है वो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट हो जाएगा, और मीन आपका कहीं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दिस इज गोइंग टू बी योर मीन। मोड आपका हाईएस्ट जहां पे आपका पॉइंट आ रहा है कर्व का, दैट इज गोइंग टू बी योर मोड। और जो मीडियन है, मिडल वैल्यू, वो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करने वाली है। तो रिलेशन इनके बीच में ये बनेगा कि मीन इज हायर देन मीडियन इज हायर देन मोड। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे मीन की होने वाली है। सो करेक्ट आंसर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो होगा जी ऑप्शन नंबर ए, मीन इज मैक्सिमम। स्क्यूनेस टेल्स अस अबाउट डैश ऑफ द वेरिएशन, अमाउंट, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, नन ऑफ दीज। तो स्क्यूनेस अगर आप निकाल रहे हैं तो आपको वेरिएशन के बारे में क्या पता लगता है? देखो अगर आपका स्क्यूनेस नहीं है तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, बट अगर स्क्यूनेस है, नेगेटिव स्क्यूनेस है तो कुछ ऐसा बनेगा, पॉजिटिव स्क्यूनेस है तो आपका कुछ ऐसा बनेगा। तो स्क्यूनेस बेसिकली आपको बताता है कि वेरिएशन तो है, और वेरिएशन का डायरेक्शन क्या है, वेदर इट इज अ नेगेटिव वेरिएशन और इज इट अ पॉजिटिव वेरिएशन, उसके हिसाब से आपको अपना जो कर्व है उसका शेप देखने को मिलता है। तो स्क्यूनेस टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन। सो करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का होगा। What is the formula for calculating Karl Pearson's coefficient of skewness? तो Karl Pearson coefficient of skewness आपके पास एक मेजर है जिससे आप अपने skewness को मेजर कर सकते हैं, और इस मेजर का जो फॉर्मूला है प्यारे दोस्तों वो आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं। डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे गिवन है जी। देखो अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो इसके फॉर्मूला में हमारे पास क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। मीन आता है, मीन माइनस मोड आते हैं जी, ये दोनों आते हैं। और हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है तो डिवाइड करना पड़ता है किससे, आपके स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो ये वाला फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है, और कई बार इस फॉर्मूला को हम मोड की बजाय मीडियन इस्तेमाल करते हैं। तो ये फॉर्मूला बनता है 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाता है। अब ये दोनों ही आपको ऑप्शंस में देखने को नहीं मिल रहे हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर जो यहाँ पे हमारा बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। In a symmetrical distribution, value of mean, median and mode, options आपको दिए हैं, coincide, vary, can coincide or vary, cannot be determined। तो आपका जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका कुछ इस तरीके से होता है जिसमें पूरी सिमेट्री आपको देखने को मिल रही है, और इसके अंदर आपका मीन, मीडियन, मोड तीनों को इनसाइड करते हैं। आपका मीन भी, मीडियन भी और मोड भी सारे बराबर होते हैं इस केस के अंदर। तो आपका जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, कोइंसाइड। अगर सिमेट्रिकल नहीं होता तो ये आपके अलग अलग लाई करते हैं। डिपेंड्स की स्क्यूनेस कौन सी तरफ है, इट इज अ पॉजिटिव स्क्यूनेस और इट इज अ नेगेटिव स्क्यूनेस, और मीन मीडियन मोड का रिलेशन हमें अलग से देखने को मिल जाता। अगर पॉजिटिव स्क्यूनेस है तो आपका मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड वाला रिलेशन बनता। अगर नेगेटिव स्क्यूनेस है तो फिर आपका पूरा उल्टा हो जाता ये रिलेशन। सो करेक्ट आंसर फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का ही बनेगा। What is the formula for calculating Kelly's coefficient of skewness? तो एक डाटा सेट का स्क्यूनेस देखने के लिए हमें केली ने एक मेजर दिया है। केलीज कॉफिशिएंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये आप निकाल सकते हैं या तो आपके डिसाइल के बेसिस पे या फिर आप अपने परसेंटाइल के बेसिस पे इसे निकाल सकते हैं। अगर हम फॉर्मूलाज की बात करें तो ऑप्शंस हमें दिए हैं P10 प्लस P90 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय P90 माइनस P10। अगर डिसाइल्स वाले फॉर्मूला की बात करें D1 प्लस D9 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय D9 माइनस D1। ऑप्शन सी है बोथ या ऑप्शन डी है नन। अब देखो जी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे
तो आपका जो D1 होता है वो आपके P10 के बराबर ही होता है। आपके जो डिसाइल्स हैं वो डाटा सेट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप 10th परसेंटाइल की बात कर रहे हैं तो वो आपके फर्स्ट डिसाइल के बराबर ही होगा। ऐसे ही अगर आप 9th डिसाइल की बात कर रहे हैं तो वो आपका 90th परसेंटाइल के बराबर ही होगा। और अगर मीडियन की बात करें तो मीडियन इज इक्वल टू परसेंटाइल 50 मिडल वाला वैल्यू, या फिर आपका डिसाइल 5 ये भी आपका मिडल वाला वैल्यू ही बनेगा। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपके बिल्कुल सेम है, एक परसेंटाइल की फॉर्म में एक डिसाइल की फॉर्म में, दोनों बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। If both the variables in a data set are varying in the same direction, correlation between the variables is said to be। तो अगर आपका डायरेक्शन सेम है, यानी कि अगर एक वेरिएबल ऊपर जा रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी ऊपर जाएगा। जैसे अगर हम बात करें रेनफॉल की, अगर रेनफॉल ज्यादा होगी तो आपकी जो फूड प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा होगी। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम बोलेंगे इनके बीच का कोरिलेशन कैसे है, बताइए। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, वी कैन इजीली से कि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। If the amount of change in one variable does not bear a constant ratio to the amount of change in another variable, the correlation would be called। ऑप्शंस हैं लीनियर कोरिलेशन, नॉन लीनियर कोरिलेशन, बोथ ए एंड बी, या फिर नीदर ए नॉर बी। तो यहाँ पे एक वेरिएबल के बीच में जो चेंज आ रहा है, जैसे अगर हम बात करें आपके रेनफॉल और फूड प्रोडक्शन की, रेनफॉल में चेंज आया 10% का, फूड प्रोडक्शन में चेंज आया 10% का। तो आप यहाँ पे इसको लाइन की फॉर्म में बना सकते हैं कि पहला पॉइंट ये है, अब एक में 10% का चेंज आया, दूसरे में भी 10% का चेंज आया, तो यहाँ पे आपकी एक लाइन बन गई। बट अगर ऐसा नहीं है, एक में 10% का चेंज आया, दूसरे में 25% का चेंज आया, कभी 30% का आया, कभी 40% का आया, तो इस केस में आपका कांस्टेंट रेशो बियर नहीं हो रहा है, कांस्टेंट रेशो नहीं बन रहा है, तो आपका एक सीधा लाइन नहीं बन पाएगा, और ऐसे कोरिलेशन को नॉन लीनियर कोरिलेशन बोला जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। Which of the following is not an assumption of Karl Pearson's coefficient of correlation? तो Karl Pearson का जो coefficient of correlation हम निकालते हैं, उसमें कुछ assumptions को लेकर चलते हैं। कौन सा assumption नहीं है, ये आपसे पूछ रहे हैं। There is a linear relationship between the variables under study। तो हम assume करते हैं कि एक linear relation exist करता है। There is a cause and effect relation between the forces affecting the distribution of the items in the two series। तो हम assume करते हैं कि दोनों forces के बीच में cause और effect relation भी है। Variables under study need not be normally distributed। देखो ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये वाला गलत होगा, क्योंकि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अजम्पशन लेकर चलते हो। आप एज्यूम करते हो कि आपके वेरिएबल्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अगर वेरिएबल्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो फिर आप किसी और मेजर ऑफ कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। Next we have Laspeyres index measures change in a dash of goods and services। तो this is a question related to your index numbers। ऑप्शंस है फिक्स्ड मार्केट बास्केट, वेरिएबल मार्केट बास्केट, बोथ, या फिर नन। तो लास्पेयर्स इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली आपका क्या कंपेयर करता है, ये कंपेयर करता है कि बेस ईयर में आपने कुछ गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम किए होंगे, तो उनका प्राइस लेवल क्या था। तो बेस ईयर में P0 था और क्वांटिटी Q0 थी, और आपका जो रेफरेंस ईयर है उसमें क्वांटिटी को फिक्स रखा जाता है और प्राइस को देखा जाता है कि आपके प्राइस में कितना चेंज आया। इनको इस्तेमाल करके हम अपना इंडेक्स निकालते हैं, और इससे हमें पता लगता है कि प्राइस में कितना चेंज आया, कितना इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला, अगर हम क्वांटिटी को फिक्स रखते हैं, क्वांटिटी को चेंज नहीं करते हैं। तो हमारा जो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसको फिक्स्ड रखा जाता है, उसको सेम रखा जाता है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं लाया जाता। तो आपका आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर ए, फिक्स्ड मार्केट बास्केट का। करेक्ट आंसर इज ए। Consumer price index is also known as, options are wholesale price index, cost of living index, index of industrial production, या फिर none of these। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर के लेवल पे आपको इन्फ्लेशन का आइडिया देता है, और आपका जो मोस्ट क्लोज आंसर यहाँ पे बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का बनेगा, कि कंज्यूमर को अगर
जीना है तो लगभग कितना खर्चा उसका यहाँ पे हो रहा है, कितना इन्फ्लेशन उसको भुगतना पड़ रहा है, कितना उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ये कंज्यूमर लेवल पे हमें सीपीआई बताता है। तो क्लोजेस्ट पॉसिबल आपका मैच जो है ना वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से ही बन रहा है कि आपको जीवन यापन करने के लिए, जीवन जीने के लिए क्या खर्चे करने पड़ रहे हैं और उसमें कितना इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो कंज्यूमर से नहीं जुड़ा, ये तो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। होलसेल प्राइस इंडेक्स आपका होलसेल लेवल पे प्राइसेस से जुड़ा हुआ है। सो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यहां पे बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। देखो आपके ना दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, वन इज डिस्क्रीट, अदर इज कॉन्टिन्यूअस। तो डिस्क्रीट का मतलब होता है कि आप एग्जैक्टली मेजर कर सकते हो, जैसे आपके जो बॉल्स हैं वो 2 होंगे या 3 होंगे, 2.5 बॉल्स तो नहीं हो सकते। तो आपका डाटा जो है ना पॉइंट्स में नहीं होगा। अगर आपका डाटा पॉइंट्स में आ सकता है तो वो आपका कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल वाला केस बनेगा। तो अभी ऑप्शंस देखते हैं। नंबर ऑफ मशीन्स इन अ फैक्ट्री, ये पॉइंट में नहीं हो सकती, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। नंबर ऑफ रूम्स इन अ हाउस, ये भी पॉइंट्स में नहीं हो सकते, ये भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। हाइट, हाइट आपकी कितनी भी हो सकती है, हाइट आपकी हो सकती है 50.1 सेंटीमीटर, 50.2 सेंटीमीटर, अलग अलग हाइट हो सकती है, अलग अलग पॉइंट्स में जा सकती है। तो ये आपका एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल जो है इनमें से बनेगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। द मीडियन इज द डैश परसेंटाइल वैल्यू, फिफ्थ, 10th, 25th या फिर 50th। देखो आपके जो परसेंटाइल होते हैं ना वो आपके पूरे डाटा सेट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और जो मिडल वाला परसेंटाइल है उसको P50 बोला जाता है। और जो मिडल वाला परसेंटाइल है वो आपके डाटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और ये जो है आप इसको D5, डिसाइल 5 या फिर क्वार्टाइल सेकंड या फिर आपका जो मीडियन है वो भी बोल सकते हो, क्योंकि ये सभी भी आपके डाटा सेट को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो करेक्ट आंसर यहां पे जो हमारे पास बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, 50th परसेंटाइल। काई स्क्वायर इज अ डैश टेस्ट। ऑप्शंस हमें दिए हैं, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। तो काई स्क्वायर टेस्ट आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये पॉपुलेशन पैरामीटर्स जो रहते हैं उनके ऊपर रिलाय नहीं करता है। ये आपके कैटेगोरिकल डाटा के साथ भी चलता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन फ्री मेजर है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एज्यूम नहीं करता है। सो आपका करेक्ट आंसर जो यहाँ पे बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। Dash is used to find out whether the two samples may be regarded as drawn from the normal population having the same variance. Options are T test, chi-square test, F test या फिर none of these. So इनमें से जो हमारा most appropriate answer बनेगा that is going to be F test, because F test हम use करते हैं to determine whether two samples come from normal population with same variance, और इसीलिए आपका जो आंसर है that is going to be option number C. सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन जिसमें हमने आपके साथ कुछ सवाल डिस्कस किए। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसे और सेशंस के लिए प्लीज टू सब्सक्राइब टू एवर स्टडी क्लासेस। इस सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।